हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अप्रैल करंट अफेयर्स 2025 एंड ये करंट अफेयर्स आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में अपलोड हो पा रहा है बहुत सारे रीजंस की वजह से, बट अब अपलोड हो जाएगा। आप लोग को अच्छे से पढ़ना है और अपने एग्जाम में इन करंट अफेयर्स को ध्यान रखने के लिए सारे जनवरी से लेकर अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को रिवाइज करना है। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं डेज से। सो फर्स्ट वी विल गो विद डेज। अंबेडकर जयंती सेलिब्रेट होता है 14 अप्रैल को। सारे डेज पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसकी ट्रिक देखेंगे, ठीक है। तो अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है, बहुत ईजी डे है। नेशनल पंचायती राज डे ये सेलिब्रेट होता है 24 अप्रैल को। वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट होता है 25 अप्रैल को। और इस बार इसकी थीम क्या है? मलेरिया एंड विथ अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन एंड री इग्नाइट। 13 अप्रैल 2025 को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। सो इस बार इसकी ये 106th एनिवर्सरी है, ऑब्जर्व की गई थी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, और 21 जून को हर ईयर सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। बहुत ईजी है, 21 जून को, राइट। सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेट होता है 21 अप्रैल को। नेशनल, ओके, ये जून का मैंने यहाँ पे डाल दिया है, कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो गया। नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है। एंड थीम ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक सेलिब्रेट किया गया है, जिसकी थीम है इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल, और ये सेलिब्रेट किया गया 24 to 30 अप्रैल। इंटरनेशनल माइनिंग डे 4 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। 2025 की थीम है सेफ फ्यूचर स्टार्ट हियर। 10th डे है उत्कल दिवस, या फिर जिसे उड़ीसा डे भी कहते हैं। ये 1 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा सेपरेट हुआ था बिहार से, और ये एक सेपरेट प्रोविंस फिर बन गया था। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार इसकी थीम है न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर। 11th जो इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड हेल्थ डे, और ये सेलिब्रेट हुआ है 7 अप्रैल को। थीम है इसकी हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर। 12 नंबर पे है अर्थ डे। अर्थ डे बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ईजी भी है, राइट। तो 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है अर्थ डे। 22 मार्च को सेलिब्रेट होता है वाटर डे, राइट। याद रखना है आपको, 22 मार्च को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? वाटर डे, राइट। एंड 22 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है अर्थ डे। ये दोनों ही डे आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। थीम है इस बार इसकी आर पावर आर प्लैनेट। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। इंटरनेशनल डांस डे 29 अप्रैल को, राइट। तो इंटरनेशनल डांस डे आपको याद रखना है 29 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। सो यहाँ पर इंटरनेशनल डांस डे हम कैसे याद रखेंगे? तो आप देखिए आजकल लोग डांस करके भी रील बनाते हैं, तो आप कैसे याद रखोगे? दोनों रील बना रहे हैं, दोनों रील बना रहे हैं, तो दोनों से क्या हो जाएगा? 29 रील से हो जाएगा अप्रैल। और एक इंपॉर्टेंट डे आपको और याद रखना है, वर्ल्ड बुक डे, राइट। वर्ल्ड बुक डे, और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी में ही पूछा गया था, याद रखना है आपको 23 अप्रैल को, राइट। सो 23 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड बुक डे। याद रखना है कौन सा डे सेलिब्रेट होता है? वर्ल्ड बुक डे। अब जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं अप्रैल के, इसे फटाफट से हम याद करते हैं। तो आप देखो 1 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा फाउंडेशन डे, उड़ीसा स्थापना दिवस। कैसे याद रखेंगे? तो आप देखिए, अगर आपको, हमने इसे कैसे याद रखा था पहले, अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है ना, तो एक ही दिशा में आपको काम करना है, ठीक है। एक ही बस से, आजकल ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर एक वे आपका सही नहीं जा रहा तो दूसरा भी ऑप्शन में रखना चाहिए। तो लेकिन हमें याद कैसे करना है कि अगर आपको सक्सेस होना है तो एक ही दिशा में काम करना है, ठीक है। आपको एक ही दिशा में काम करना है, एक डायरेक्शन में, एक दिशा में। तो 1 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? उड़ीसा फाउंडेशन डे, राइट। नेक्स्ट इज 5 अप्रैल। 5 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल मैरीटाइम डे। इसे हमने कैसे याद रखा था? समुद्र, लोग समुद्र देखने जाते हैं, तो जैसे ही 5 बजता है लोग रील बनाने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही 5 बजता है सनसेट आएगा, ये आएगा, वो आएगा, रील बनाने स्टार्ट। तो 5 अप्रैल को क्या हो जाएगा? सेलिब्रेट किया जाता है मैरी टाइम डे, नेशनल मैरी टाइम डे, ठीक है। रील बनाना स्टार्ट हो गया। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। तो अगर आपको हेल्थ अच्छा रखना है तो 7 अप मत पियो, 7 अप इट मीन 7 अप्रैल। 10 अप्रैल कैसे याद किया था? वर्ल्ड होम्योपैथी डे। अब जैसे कि आजकल होम्योपैथी दवा लोग इतना खाते नहीं है, तो कोई आपके पास डॉक्टर आ गए होम्योपैथी, तो आप कह रहे हो बस 10 रुपये का दे दो, आप 10 रुपये का दे दो, सिर्फ 10 रुपये का आप दे दो दवा, तो 10 आपसे याद रखना है। 10 अप्रैल। 14 अप्रैल बी आर अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये तो इजी भी है, याद रहेगा आपको। 17 अप्रैल वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। हीमोफीलिया में क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, जब ब्लड हमारे बॉडी से बाहर आ जाता है। तो 17 अप्रैल, ठीक है। तो हम सभी चाहेंगे कि हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आप सभी को इस खतरे से बच के रहना है। ये कैसा है? एक तरीके से खतरा है, तो सबको इससे बच के रहना है, ठीक है। तो आपसे क्या हो जाएगा? अप्रैल हो जाएगा, खतरा से 17, तो सबको, यानी कि आप लोगों को इस खतरे से बच के रहना है, वर्ल्ड हीमोफीलिया। नेक्स्ट इज 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया जाता है, विरासत दिवस। इसे हमने कैसे याद रखा था? जैसे कि आप किसी से पूछ रहे हो, किससे? हैरी से, हैरी की एज क्या है, तो क्या बोल रहा है? मेरी एज तो 18 है। या आप इसको याद कर सकते हो कि जैसे ही हमें विरासत में चीज़ें मिलना हो जाती हैं जब हम 18 ईयर्स के हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप 18 ईयर्स के हो गए, आपको विरासत में आपकी प्रॉपर्टी ये सब मिलना स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसे ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज 21 अप्रैल। एंड 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान रखना है। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, एंड 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज दिवस। अब पंचायत में ना कोई राज की बात पता लग गई, तो वो क्या बोल रहे हैं?
जो लोग कल्प्रिट है कि आपके पास चॉइस है, ठीक है, कि आपके पास चॉइस है कि सब कुछ राज की बात बता दो, तो चॉइस से 24 और आपसे अप्रैल याद रखना है। तो 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे। अब जो मलेरिया का मच्छर होते हैं ना, वो भी कैसे दिखते हैं हमें, पक्षी जैसे दिखते हैं, और ये कैसे होते हैं, उड़ते हैं यानी कि अप, तो पक्षी से 25 याद रखना है, अप से अप्रैल याद रखना है। नेक्स्ट इज 26 अप्रैल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ठीक है, तो जिसके पास इंटेलेक्चुअल भी है, प्रॉपर्टी भी है, तो वो अपनी इन सारी चीज़ों को कैसे रखेगा, चाबी में संभाल के रखेगा, चाबी लगा के रखेगा, ठीक है। तो मान लो आपके पास इंटेलेक्ट भी है, प्रॉपर्टी है, तो आप चाबी लगा के रखोगे इन सारी चीज़ों को। तो 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। इसमें मेनली हमने अप्रैल को आप से रिलेट किया है, ऐसे हमने पहले याद किया था, अभी आपको लगेगा अरे कैसा है, बट आपको याद हो जाएगा अगर आप ध्यान से समझेंगे, क्योंकि एक एक डे का ट्रिक बनाना काफ़ी मुश्किल होती है, बट मैंने पूरी कोशिश की थी। 2 साल पहले मैंने वीडियो डाली थी कि जैसे मैंने याद किया था वैसे मैंने आपको यहाँ पे याद कराया। आई होप आपको रिवीजन हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब एट द प्रेजेंट कौन बन गए हैं, BR गवई 52nd चीफ जस्टिस बन चुके हैं और इन्होंने 14 मई को ओथ लिया है, ठीक है। तो प्रेजेंट में अगर आप चीफ जस्टिस आपसे पूछेगा तो याद रखना है 52nd चीफ जस्टिस कौन है, BR गवई। BR गवई। अब चीफ जस्टिस जो होते हैं ना, इनके सामने गवाही देने पड़ती है, चलो गवाही दो, गवाही से आपको गवई याद रखना है, कौन है, BR गवई, राइट। नेक्स्ट इज चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन 23rd बने हैं कौन, जस्टिस दिनेश महेश्वरी। लॉ कमीशन, अब आजकल लॉ जो होता है, कानून जो होता है, हमें हर दिन फॉलो करना पड़ता है ना कानून को। कोई भी हम काम करने जाते हैं तो हर चीज़, चाहे आप रोड पे निकलो, ट्रैफिक लॉ को फॉलो करना पड़ता है, तो कानून को हमें दिन हो चाहे रात हो फॉलो करना पड़ता है। दिन से आपको याद रखना है दिनेश, तो दिनेश क्या हो जाएंगे, जस्टिस दिनेश महेश्वरी। नेक्स्ट इज डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI अपॉइंट हुई हैं पूनम गुप्ता। नेक्स्ट इज चेयरपर्सन ऑफ PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी शिव सुब्रमण्यन रमन। कैसे याद रखोगे, पेंशन का जो फंड, जो पेंशन का जो फंड होता है वो कैसा होना चाहिए, शुभ होना चाहिए, शुभ होना चाहिए, शुभ होना चाहिए। इट मीन्स अच्छा मनी होना चाहिए, हमारी मेहनत का मनी होना चाहिए। पेंशन में जो फंड आता है, याद रखना है आपको, पेंशन जो मिलती है वो कैसा होता है, शुभ मनी होता है, हमारी खुद की मेहनत का पैसा होता है जो पेंशन मिलता है। तो शुभ मनी, सुब्रमण्यन रमन। होल टाइम मेंबर लाइफ टाइम बनाया गया है IRDAI का, किसको, स्वामीनाथन S अय्यर को। चेयरपर्सन ऑफ IWLF एथलीट कमीशन किसको बनाया गया, मीराबाई चानू को। और ये जितने भी मैंने आपको अपॉइंटमेंट पढ़ाए हैं, रिसेंटली अभी मैंने अपॉइंटमेंट का वीडियो भी डाला था, वहां से इसको और डिटेल में अच्छे से पढ़ सकते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ NPCI किसको अपॉइंट किया गया, सोहिनी राजोला। NPCI क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ओके, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। किसे अपॉइंट किया गया, सोहिनी राजोला, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया अरविंद श्रीवास्तव। रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाया गया है, किसको, अरविंद श्रीवास्तव। ऐसे आपको लिंक बना के याद रखना है, रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया क्या बोल रहे हैं, और भी लाओ, और भी लाओ, ठीक है। कैसे याद रखना है, और भी लाओ, और भी लाओ, और भी लाओ, यानी कि और भी लाओ, अरविंद श्रीवास्तव। इंटरीम चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इंटरीम, तो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी में क्या लगेगा, मैथ्स लगेगा, तो मैथ से मेथ, लेट मेथ, पीटर ब्राबेक लेट मेथ। डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ओके, तो ये पहले भी थे। तो ED के डायरेक्टर कौन है, राहुल नवीन। अब ED क्या कर रही थी, कुछ टाइम पहले कई सारे जो न्यू एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं या पुराने हैं, उनको पकड़ के लेके आ रही थी, ठीक है। उन पे उनको नोटिस भेज रही है, समन भेज रही है कि आपके हम जांच करेंगे, आपसे पूछताछ करेंगे। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, जो ED है वो नवीन न्यू एक्टर एक्ट्रेस को उठा के लाती है और उनसे क्वेश्चन आंसर करती है, नवीन, तो राहुल नवीन। प्राइवेट सेक्रेटरी टू PM मोदी किसको बनाया, निधि तिवारी। तो PM मोदी को प्राइवेट सेक्रेटरी की नीड थी, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है, नीड से निधि तिवारी। फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर फॉर चैनल किसके लिए बनाया गया है, फॉर चैनल। इसका सिंबल कुछ इस तरीके से है, ठीक है, चैनल का, किसको, अनन्या पांडे। तो किससे बनाया गया, किसी न्यू को, अनन्या, नया। चेयरपर्सन ऑफ IMF एडवाइजरी काउंसिल ऑन एंटरप्रीनरशिप किसको बनाया गया, N चंद्रशेखर को, जो टाटा सन्स के चेयरमैन है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आपको ध्यान रखना है, और मैंने अलग से अपॉइंटमेंट का वीडियो बनाया हुआ है, वो आप पढ़ लेना, ओके। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं स्कीम्स रिलेटेड करंट अफेयर क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स। सो फर्स्ट स्कीम इज MCAT-WM। इसका फुल फॉर्म क्या है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, MCAT-WM, इसका फुल फॉर्म क्या है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, और ये जो स्कीम है इसका रिलेशन किस लिए है, किस चीज़ से इसका रिलेशन है, कि ये मॉडर्नाइज करना चाहते हैं इरिगेशन सिस्टम को इंडिया में, और कई सारे इसके जो इरिगेशन के नेटवर्क है इसको बढ़ाना चाहते हैं। तो सब्जेक्ट इसका मेन क्या है, कि ये एक ऐसा स्कीम है अंडर PM कृषि सिंचाई योजना, और इसका आउटले रखा गया है 1600 करोड़ रुपए, ठीक है, 1600 करोड़ रुपए। एम क्या है इसका, मॉडर्नाइज करना चाहते हैं इरिगेशन वाटर सप्लाई नेटवर्क को। तो CAT-WM क्या है, ये एक मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट है, राइट। किसके अंडर में है, सो
सब स्कीम ये किसके अंडर में है? अंडर कृषि सिंचाई योजना, राइट। नेक्स्ट इज ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम, GHCI। इसको लॉन्च किया है प्रहलाद जोशी, मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। एम क्या है इसका कि ये प्रमोट करेंगे ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी इन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम, ठीक है, सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। उस तरीके की ये स्कीम है जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, क्रेडिबिलिटी बनी रहे ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में। आई होप समझ में आ गया होगा। किसने लॉन्च किया है? प्रहलाद जोशी ने किया है, जो मिनिस्टर है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के। ओके, तो ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। नेक्स्ट इज आयुष्मान वय वंदना स्कीम। कहाँ की? दिल्ली की। अब वैसे तो ये स्टेट और सेंटर का मिक्स है, तो इसमें ये कवरेज होगा 10 लाख फॉर सीनियर सिटीजन जिनकी एज अबव 70+ है। तो स्टेट इनिशिएटेड, इट अलाइन विद सेंट्रल हेल्थ वेलफेयर गोल्स। सो सेंट्रल हेल्थ वेलफेयर गोल्स जो है ये अलाइन भी करेगा। सो आयुष्मान वय, अब आपको पता है आयुष्मान कार्ड बनता है किससे रिलेटेड है? हेल्थ से रिलेटेड है। सो उसी तरीके से सीनियर सिटीजन जो है उनके हेल्थ का कवरेज मिलेगा 70+ जो है उनके लिए है ये आयुष्मान वय वंदना स्कीम, ठीक है। वय से आप याद कर सकते हैं, वय यानी कि वय होते हैं, वृद्ध होते हैं, ठीक है। वृद्ध किसके लिए है? 70+ जो एज्ड सीनियर सिटीजन है उनके लिए, राइट। नेक्स्ट इज IBCA इंटरनेशनल। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। बजट को ये सपोर्ट करता है 150 करोड़ 2023 से 29 के लिए। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। इसका एम क्या है? IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कैट के लिए बनाया गया है। ये बिग कैट को कंजर्व करने के लिए, जो 7 बिग कैट की स्पीसीज है उसको कंजर्व करने के लिए इसके लिए प्रोग्राम भी चल रहा है। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि इंडिया जो है ये लॉन्च करने वाला है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बिग कैट्स। ओके, सो ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स। तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, उद्यमिता महिला का उद्यमिता करना है। तो असम कैसे उद्यमिता होगा कि शाम को भी महिलाएं इजिली जा सके, शाम को भी बाहर निकल सके, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान कहाँ का है? असम का। लॉन्च किया है CM हेमंत विश्वा शर्मा ने। सपोर्ट किया है, कितना ही सपोर्ट करेंगे? 10,000 पर वुमेन एंटरप्रेन्योर को दिया जाएगा। एम क्या है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना। ओके, तो हेमंत विश्वा शर्मा जो है ये मुख्यमंत्री हैं कहाँ के? याद रखना है आपको, असम के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयुष्मान वय वंदना योजना। ओके, अभी हमने ये स्कीम को पढ़ा। नेक्स्ट इज स्कूल चले हम कैंपेन, और इसको लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। एम क्या है कि ये बूस्ट करना चाहते हैं स्कूल का एनरोलमेंट, स्कूल में बच्चे आए, इसलिए स्कूल चले हम कैंपेन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। स्कूल चलो अभियान भी पहले चला था कि जिससे बच्चे स्कूल में आए, तो स्कूल चलो हम अभियान 2023 का ये पूरा एक टैग है, बट ये अभी भी न्यूज़ में है। रिसेंटली ध्यान रखना है आपको, रिसेंटली फिर से न्यूज़ में क्यों है स्कूल चले हम कैंपेन? क्योंकि ये मध्य प्रदेश का है और इसका एम क्या है कि ये बूस्ट करेगा स्कूल एनरोलमेंट को। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट समिट्स। तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, ग्लोबल टेक्नोलॉजी आपको ऐसे याद रखना है, पूरे ग्लोब में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी 2025 में कहाँ पे है? दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। तो लोकेशन कहाँ पे हुआ? दिल्ली में। किसने होस्ट किया? इंडिया ने। याद रखना है आपको, क्योंकि रिसेंटली अभी NBS का एग्जाम हुआ था, उसमें यहाँ से समिट से क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं। ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुआ, ठीक है। तो अभी हम इसे आगे देखेंगे। कौन सा एडिशन था? 9th, होस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। इसकी थीम क्या है? संभावना, इट मीन्स पॉसिबिलिटी। टेक्नोलॉजी आजकल वैसी बढ़ रही है, तो टेक्नोलॉजी अब आजकल हर फील्ड में पॉसिबल हो सकती है, तो पॉसिबल है, इट मीन्स संभावना है, ठीक है। क्या है? संभावना, ध्यान रखना है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट संभावना अप्रैल 10 से लेकर 12 तक हुआ 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th ब्रिक लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मीटिंग 2025। ब्रिक की बात हो रही है, ब्रिक लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अब ब्रिक उठाना है किसको? लेबर को, और उनको फिर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ब्रिक उठा के कहाँ पे रखना है? झील के किनारे। कहाँ पे रखना है? झील के किनारे। या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ब्रिक उठा रहे हैं लेबर एंड लेबर्स, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा कैसा काम है? बहुत ज़्यादा परेशानी वाला काम है, ठीक है। इतनी आप ऐसे याद कर सकते, इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें लेबर को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, ब्रिक उठाना है, तो ये काम ना हर कोई झेल नहीं सकता। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, झेल नहीं सकता, ठीक है। झेल, तो झेल से झील याद रखना है। कहाँ पे हुआ? लोकेशन इसका ब्राजीलिया, ब्राज़ील में। इसके लोकेशन को हमें ऐसे ही याद रखना है, दोनों तरीके से आप याद कर सकते हैं। ब्रिक लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तो लेबर जो है वो ब्रिक को उठा के झील के किनारे ले जा रहे हैं, ये ज़्यादा ठीक है। झील के किनारे, ठीक है, झील के किनारे ले जा रहे हैं। झील से ब्राज़ील याद रखना है। इंडिया से किसने पार्टिसिपेट किया? तो शोभा करांडे, जो MOS लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। थीम क्या है इसकी? स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेशन ऑफ द ग्लोबल साउथ फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस के लिए। डिक्लेरेशन टॉपिक्स में कौन कौन से टॉपिक की बात की गई? AI की, क्लाइमेट चेंज की एंड एम्प्लॉयमेंट की। ओके, तो इन्होंने इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया, शोभा जी ने, इनका नेम भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इज 6th बिम्स्टेक समिट 2025। बिम्स्टेक, ये सारे जो समिट होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप SSC को हटा दो तो काफ़ी सारे एग्जाम है जहाँ पे करंट अफेयर पूछा जाता है, तो काफ़ी इनका रोल होता है। होस्ट कंट्री है थाईलैंड, लोकेशन है बैंकॉक। फ्रॉम इंडिया PM नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया। इस बार इसकी थीम क्या है? बिम्स्टेक प्रॉस्पेरस, रेसिलेंट एंड ओपन। कहाँ पे हुआ? 4 अप्रैल 2025, बैंकॉक, थाईलैंड। अब यहाँ पे बिम्स्टेक की बात हो रही है, कैसे आप इसको याद रखोगे? बिम्स्टेक से आपको उठाना है भीम। अब भीम जो थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, तो आपको याद रखना है कि वो भाई पावरफुल थे, तो उनकी बॉडी भी पूरी पावरफुल थी, उनका थाई भी पावरफुल था, ठीक है। ऐसे याद रखना है आपको, थाई से याद रखना है थाईलैंड। तो
तो किसने होस्ट किया? थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। लोकेशन बैंकॉक। इंडिया से पीएम नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया है। हाईलाइट की बात करें तो इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया इसमें बोधि प्रोग्राम। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में कि बोधि प्रोग्राम क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म याद रखो, बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। अडॉप्ट किया इसमें बैंकॉक विजन 2030, तो इसमें बैंकॉक का विजन 2030 को अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट 2025, तो इसे इनॉग्रेट किया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। लोकेशन है इसका न्यू दिल्ली। ऑर्गेनाइज बाय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। इंडिया का विजन है डेवलप नेशन बाय 2047 विद क्लीन एयर, वाटर एंड ग्रीनरी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है एनटीपीसी एग्जाम के लिए भी। यहाँ पे क्वेश्चन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट 2025 सबसे पहले प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हुआ कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। नेशनल है तो मेनली कहाँ पे होगा? न्यू दिल्ली में होगा। किसने ऑर्गेनाइज किया? एनजीटी ने। ऑर्गेनाइजेशन भी पूछ सकता है आपसे, किसने ऑर्गेनाइज किया, या आपसे पूछ सकता है कि एनजीटी ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया है, क्या है उसका नेम? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ऑन एनवायरमेंट 2025, इसमें इसका विजन रखा गया है 2047 तक विथ क्लीन एयर, वाटर एंड ग्रीनरी। इंडिया का ये विजन है, राइट। नेक्स्ट इज स्त्री समिट 2025। स्त्री समिट, स्त्री से आपको ट्री याद रखना है, ट्री, राइट। और ट्री कहाँ लगेंगे? हर दर पे, हर दर पे हमें ट्री लगाने चाहिए, ठीक है। इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो कैसे बच सकते हैं? हर दर पे ट्री लगाओ, हर दर पे ट्री। ट्री यानी कि स्त्री समिट, ये कहाँ पे हुआ? हैदराबाद में, वुमेन की सेफ्टी के लिए एंड एम्पावरमेंट के लिए। नेक्स्ट इज फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड। सो फर्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज। क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बनाया गया है इंडिया का पहला, कहाँ पर? अमरावती, आंध्र प्रदेश। अब विलेज में भी क्वांटम कंप्यूटिंग लग गया है तो लोग अमीर तो हो ही जाएंगे, तो कैसे याद रखना है? अमीर अमरावती, अमीर या फिर अमर, अमरावती आंध्र प्रदेश। डिजाइन बाय आईबीएम। आईबीएम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ओके। इनके थ्रू इसको डिज़ाइन किया गया है। अब ये एक तरीके का क्या है क्या, तो आप देखो जो क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज जो है ये फीचर करेगा एक आइकॉनिक बिल्डिंग डिज़ाइन को, ठीक है। एक ऐसा बिल्डिंग का डिज़ाइन होगा आईबीएम के थ्रू जहाँ पे जो बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग के हाउस है उसमें एडवांस क्वांटम सिस्टम लगे होंगे जो डेडिकेट होगा किसी डाटा सेंटर से रिलेटेड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्वांटम टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो पहला विलेज कहाँ पे बनाया गया? इट मीन्स वहाँ की जो बिल्डिंग होंगी वहाँ पर क्वांटम सिस्टम का यूज किया जाएगा, ठीक है। क्वांटम सिस्टम का यूज किया जाएगा। सो इंडिया का फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज है कहाँ पर? अमरावती, आंध्र प्रदेश। डिजाइन बाय आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया का लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल। तो इंडिया का लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल कहाँ पर बनाया गया? तो ये बनाया गया है मुंबई में, फ्लैग्ड ऑफ बाय सर्बानंद सोनोवाल। किसने? सर्बानंद सोनोवाल ने इसको फ्लैग्ड ऑफ किया। लोकेशन कहाँ पे? मुंबई। क्रूज की बात हो रही है तो क्रूज हमें मेनली मुंबई में ही देखने को मिलते हैं। इंडिया का फर्स्ट लियोपार्ड सफारी, लियोपार्ड, ठीक है। अब लियोपार्ड से बच के रहना है, ठीक है। लियोपार्ड से आप सफारी करने जा रहे हो तो नहीं लियोपार्ड से आंख मिचौली करने लगो। कैसे याद रखना है? आंख मिचौली करने लगो। लियोपार्ड बहुत डेंजरस होते हैं, तो इंडिया का फर्स्ट लियोपार्ड से बच के रहना है, आंख मिचौली नहीं करना। झज्जर, मिचौली, बैचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर? पंजाब। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य, तो आप देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य ये न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। लोकेशन है इसका सागर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। अब मेनली जो अंबेडकर जी थे वो एमपी से ही थे, ठीक है। तो एमपी से थे तो अपने घर ही पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? अपने घर पहुंच गए। तो घर से सागर, सागर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य जो एक न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बनाया गया है। फर्स्ट पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, टॉप स्टेट है गुजरात, रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो आपको याद रखना है फर्स्ट पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स रिलीज हुआ है जिसमें टॉप स्टेट पे है गुजरात। वर्ड से रिलेटेड अगर बात करें तो फर्स्ट 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया गया है जापान में, ठीक है। तो 3D प्रिंटेड के लोग जब जाएं, ठीक है, कहीं भी जाना आना जाना हो तो अच्छे से देख पाए। जा से जापान याद रखना है, ठीक है। तो उनको अच्छा स्टेशन दिखे 3D प्रिंटेड में। स्टेशन नेम है हट सुषमा स्टेशन, ठीक है। अब इसको अगर आप तोड़ दो तो हट सुषमा स्टेशन। 6 आवर्स में ये कंप्लीट हो गया यूजिंग 3D प्रिंटिंग, राइट। तो 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन कौन बना है? जहाँ पे लोग जब आए जाए तो उनको अच्छे से दिखाई दे, 3D में उनको स्टेशन पे अच्छा लगे। तो जा से जापान याद रखना है आपको, जा से जापान, राइट। नेक्स्ट इज फर्स्ट अफ्रीकन नेशन टू साइन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। तो कौन सी पहली अफ्रीकन नेशन है? मॉरिशस। तो सोलर की बात हो रहा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और आपको बताना है कि ISA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। सोलर की बात हो रही है तो सोलर से आपको ध्यान रखना है सोलर कितना चाहिए। अब सोलर का ये पार्टनरशिप हो रही है, ऑब्वियस सी बात है सोलर इन और चाहिए, मोर चाहिए, मोर से मॉरिशस याद रखना है, राइट, मॉरिशस। सो फर्स्ट अफ्रीकन नेशन हो जाएगा मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA। फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर फॉर चैनल लग्जरी ब्रांड, इसे अभी हमने देखा था, अनन्या पांडे। आर्ट एंड कल्चर से बात करें तो यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में, अब यूनेस्को की मेमोरी में रखा गया है, ठीक है। ऐसे याद रखना है यूनेस्को की मेमोरी में रखा गया, जो हमेशा से हमारी मेमोरी में बसी हुई है। क्या चीज़ ऐड किया गया है? टैक्स को। पिछली बार भी कुछ टैक्स एक्ट हुए थे, इस बार भी हुए हैं। भगवत गीता एंड नाट्य शास्त्र। भगवत गीता जो पार्ट है महाभारत का, किसको लिखा है, किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने लिखा है। थीम किसकी बात करता है? धर्म की, कर्म की, भक्ति एंड जनन की, ठीक है।
नाट्य शास्त्र की बात करें तो इसे हम बहुत पढ़ते हैं डांसेस में, तो ट्रीटाइज ऑन परफॉर्मिंग आर्ट, आर्ट को कैसे परफॉर्म करना चाहिए, ऑथर कौन है इसके, भरत मुनि। तो बात आपको ध्यान रखनी है, महाभारत जुड़ा एंड नाट्य शास्त्र जुड़ी किसकी, भरत मुनि की। सो भगवत गीता एंड नाट्य शास्त्र है, इन्हें ऐड किया गया है यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में, राइट। तो भगवत गीता एंड नाट्य शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीठाथल हरप्पन सिविलाइजेशन साइट। तो रिसेंटली मीठाथल हरप्पन सिविलाइजेशन साइट जो है इसे ढूंढा गया है, और ये कहाँ का है, ये है हरियाणा, राइट। और इसे डिक्लेयर किया गया एज प्रोटेक्टेड आर्कोलॉजिकल मॉन्यूमेंट। क्या इसको टैग मिला है, प्रोटेक्टेड आर्कोलॉजिकल मॉन्यूमेंट का। अदर साइट्स की बात करें हरियाणा में तो राखीगढ़ी है एंड बनवाली। तो ध्यान रखना है आपको, मीठाथल ये प्रोटेक्टेड आर्कोलॉजिकल मॉन्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। कौन से स्टेट का, हरियाणा। इस स्टेट आपसे पूछ सकता है, ये जो पूरा पॉइंट है इसको क्वेश्चन में ही ऐड हो जाएगा, ये कि मीठाथल एक हरप्पन सिविलाइजेशन साइट है जिसे डिक्लेयर किया गया एज अ प्रोटेक्टेड आर्कोलॉजिकल मॉन्यूमेंट फ्रॉम विच स्टेट। तो ध्यान रखना है हरियाणा, कौन सा, हरियाणा, राइट। सो हरियाणा डिक्लेयर्ड 2 हरप्पन सिविलाइजेशन स्पॉट्स एज प्रोटेक्टेड आर्कोलॉजिकल साइट। तो अब 2 इसमें हो चुके हैं। थर्ड है आपके आर्ट एंड कल्चर में रोंगाली बिहू फेस्टिवल। रोंगाली कहाँ का है, असम का। ये एक तरीके का स्प्रिंग फेस्टिवल है, सेलिब्रेट होता है अप्रैल में। अगर हम बिहू फेस्टिवल की बात करें तो बिहू जो ये रोंगाली है बिहू का ही एक टाइप है। तो टाइप्स ऑफ बिहू फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं, भोग बिहू या फिर रोंगाली बिहू अप्रैल में से सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। कोंगाली बिहू अक्टूबर में, भोगाली बिहू जनवरी में। तो ये क्वेश्चन आपसे बनता है और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सरहुल फेस्टिवल की बात करें तो ये झारखंड में सेलिब्रेट होता है, कम्युनिटी आदिवासी थीम क्या है इसकी, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। अदर जो झारखंड के फेस्टिवल है कर्मा, भागता पर्व, जोवा, सो रही, ठीक है। तो सरहुल अप्रैल में सेलिब्रेट किया गया, कहाँ का है, झारखंड का। 37 कत्थक महोत्सव हुआ 2025 में। तो कत्थक का महोत्सव हुआ न्यू दिल्ली में, ऑर्गेनाइज किया कत्थक केंद्र ने, ठीक है, कत्थक केंद्र ने। और डांस फॉर्म कत्थक की बात करें तो ये क्लासिकल डांस है, कहाँ का, यूपी का, उत्तर प्रदेश का। कुमुदिनी लाकिया जिसे कहा जाता है एक बहुत ही अच्छी कत्थक डांसर, कुमुदिनी लाकिया, ठीक है, कुमुदिनी। अवार्ड इन्हें मिले हैं पद्मश्री 1987 में, पद्म भूषण 2010 में, और रिसेंटली ये अभी पास हो गए हैं, इसलिए अब ये न्यूज़ में थे, ठीक है। तो कुमुदिनी लाकिया। नेक्स्ट इज राम सहाय पांडे। अब राम सहाय पांडे की बात करें तो ये राय फोक डांस से बिलोंग करते हैं, स्टेट है इनका मध्य प्रदेश। अवार्ड इन्हें पद्मश्री मिला और रिसेंटली अभी भी ये पास हो गए हैं, इसलिए ये न्यूज़ में थे। राम सहाय, ठीक है, राम सहाय। तो राम की सहायता से राय लेते हैं, राम की सहायता से, कैसे याद रखना है, राम की सहायता से हर राय लेते हैं, राम की सहायता से हर राय लेते हैं। तो राय से राय फोक डांस से ये बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट, मध्य प्रदेश। सो अब हम पढ़ने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इंडिया का फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज, ओके, इसे अभी हमने देखा था। पर्पस क्या है इसका, एडवांस कंप्यूटिंग एंड रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, राइट। तो इंडिया ने लॉन्च किया है फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज इन आंध्र प्रदेश, कहाँ पर, अमरावती में। इसे हमने देखा था। इससे क्या होगा, इंडिया अमीर भी बनेगा। तो अमीर अमर ऐसे याद करना था। कोलोसल बायोसाइंसेस। अब कोलोसल बायोसाइंसेस का यूज़ किया गया है जिसमें जो एक्सटिंक्शन हो रहे थे डायर वुल्फ उनको डी एक्सटिंक्शन किया गया है। टेक्निक यूज़ हुई है इसमें CRISPR जीन एडिटिंग प्रोसेस है। रिकंस्ट्रक्शन किया गया है डायर वुल्फ जीनोम का फ्रॉम फॉसिल्स एंड मॉडिफाइड ग्रे वुल्फ ऑफ DNA, राइट। तो जीनोम की हेल्प से, उनके फॉसिल्स की हेल्प से उन्हें रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, तो मेकिंग अ डायर वुल्फ। तो एक तरीके से ये बिल्कुल पपी की तरह लग रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। और इनका नेम क्या है, वुल्फ पपीज का नेम है रोम्यूलस, रीमस एंड खलेशी। 3 है यहाँ पे, ठीक है, इसमें 2 ही शो हो रहा है पिक्चर में, रोम्यूलस, रीमस, खलेशी। तो आपको ध्यान रखना है कोलोसल बायोसाइंसेस की हेल्प से डी एक्सटिंक्शन कर लिया गया है डायर वुल्फ का, किसकी हेल्प से, उनके फॉसिल्स की हेल्प से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है वुल्फ का जीनोम एंड मॉडिफाइड ग्रे वुल्फ DNA। क्या नेम है इनका, रोम्यूलस, रीमस एंड कैलिशी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया US कोलैबोरेशन ऑन SMR। SMR क्या है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। क्या है ये, रिएक्टर्स है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत। तो कंपनी जो है हॉलटेक इंटरनेशनल USA, कैपेसिटी लेस देन 300 मेगावाट। इंडिया का बजट जो है वो 20,000 करोड़ है जो प्रपोज जो है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के लिए। तो इंडिया US का एक कोलैबोरेशन हुआ है SRM के लिए, इट मीन्स स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए, ओके। नेक्स्ट इज इंडिया की रैंक इन ग्लोबल AI इन्वेस्टमेंट। आई थिंक अभी हमने ये क्वेश्चन फिर से पढ़ा था। तो रैंक है यहाँ पे 10, इन्वेस्टमेंट है $1.4 बिलियन। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ग्लोबल AI इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, तो ग्लोबल AI इन्वेस्टमेंट में आपको ऐसे याद रखना है कि इंडिया की रैंक कितनी है, 10, ठीक है, इंडिया की रैंक कितनी है, 10। और कैसे याद रखोगे कि इंडिया ने AI में बाकी कंट्रीज को दास बना रखा है, मतलब कैसे भी आप याद कर लो, दास बना रखा है, दास से 10 याद रखना है। अब AI सबको क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, दास बना रखा है, ऐसे याद रखना है। रिपोर्ट है ये अंकटाड की टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, टॉप पे है USA एंड चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया की रैंक इन QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स। फ्यूचर स्किल इंडेक्स में ओवरऑल रैंक है 25th, कैटेगरी है सेकंड इन फ्यूचर ऑफ वर्क में, रिलीज बाय क्वैकक्वारल साइमंड्स। तो इंडिया की रैंक है QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल में, वर्ल्ड फ्यूचर में 25, ठीक है, फ्यूचर में 25। इंडिया की रैंक है अंकटाड रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स, अंकटाड रेडीनेस फॉर फ्रंटियर,
फ्रंट के लिए रेडी रहना है। ओवरऑल रैंक है 36 आउट ऑफ 170 कंट्रीज। आईसीटी में 99, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में थर्ड है, टॉप पे है यूएसए। अंकटाड रेडीनेस फॉर फ्रंटियर, ठीक है, तो रेडी रहना है कैसे, किसी को क्षति ना पहुंचे, रेडी रहेंगे तभी तो किसी को क्षति नहीं पहुंचेगी। 36 से 36 याद रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, तो इंडिया की रैंक है 36 इन ग्लोबल इंडेक्स रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, यूएन रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमेजॉन प्रोजेक्ट क्यूपर। अब अमेजॉन ने भी अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है क्यूपर। तो क्यूपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्यूपर किसका है, अमेजॉन का है, जिसने लॉन्च किया है फर्स्ट 27 सैटेलाइट्स अप्रैल 2025 में। गोल जो है इसका ये है सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट नेटवर्क, इसका गोल है। 27 सैटेलाइट लॉन्च की है अप्रैल 2025 में। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्यूपर क्या है, तो क्यूपर एक तरीके का आपका प्रोजेक्ट है किसका, अमेजॉन का, जिसने लॉन्च किया है फर्स्ट 27 सैटेलाइट्स अप्रैल 2025 में, राइट। स्पेस एक्स फ्रैम 2 मिशन, ये एक प्राइवेट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है जिसका ऑपरेटर कौन है, स्पेस एक्स से ही समझ में आ रहा है कौन है ऑपरेटर, स्पेस एक्स। ये प्राइवेट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, ओके। फ्रैम 2 ध्यान रखना है, क्या नाम है, फ्रैम 2। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं इंडेक्स रिलेटेड करंट अफेयर्स को। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग टाइम्स ने रिलीज किया है। टॉप पे है इंडिया में IISc बेंगलुरु 38 है एशिया में। सेकंड पे है अन्ना यूनिवर्सिटी। ओवरऑल बात करें तो शिंगहुआ यूनिवर्सिटी चाइना ये टॉप पे है। तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंडिया की रैंक है 38, कितना है एशिया में 38। यूनिवर्सिटी में हमें ज़्यादा लड़ना नहीं चाहिए, अड़ना नहीं चाहिए, अड़ना 38 है एशिया में। फर्स्ट पे है शिंगयू यूनिवर्सिटी चाइना। सेकंड इज पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2022-23 का रिलीज हुआ है। टॉप स्टेट है गुजरात, फॉलोड बाय तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। इसे रिलीज किया है मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज ने। पर्पस क्या है कि ये मेजर करेगा डेवलपमेंट परफॉर्मेंस ऑफ ग्राम पंचायत, कितना परफॉर्मेंस हो रहा है ग्राम पंचायत का, जिसपे टॉप क्या है गुजरात ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया की रैंक इन ग्लोबल AI इन्वेस्टमेंट। ओके, अभी ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स। वर्ल्ड फ्यूचर में तो इंडिया की ओवरऑल रैंक है 25 और सेकंड है फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में रिलीज हुआ है, ठीक है। एंड सेकंड है फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में। तो ओवरऑल रैंक तो 25 है फ्यूचर का स्किल, ठीक है। फ्यूचर में स्किल कैसा होगा 25। सेकंड रैंक मिली है फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में, रिलीज बाय क्यूएस क्वैकरेली साइमंड्स, ओके। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम GI टैग रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट, सो ये सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट, लोकेशन है अहमदाबाद गुजरात, कैटेगरी है इसका ट्रेडिशनल क्राफ्ट। सौदागिरी, ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, सौदागिरी अहमदाबाद, सौदा, लोग अच्छी चीज़ों का सौदा बहुत ज़्यादा करते हैं, अहम चीज़ों का सौदा बहुत करते हैं, अहम चीज़ों का सौदा बहुत करते हैं, सौदा से अहम से अहमदाबाद, राइट। नेक्स्ट इज रिंदिया सिल्क एंड रिंदिया सिल्क को मिला है GI टैग, कहाँ का, मेघालय का। खासी हैंडलूम जो है इसे भी GI टैग मिला है, कहाँ का, मेघालय का। रिंदिया सिल्क, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, सिल्क को देख के लोग वैसे घायल हो जाते हैं, अरे ये सिल्क है इतना सॉफ्ट है, तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना है। रिंदिया सिल्क घायल मेघालय। खासी हैंडलूम को भी GI टैग दिया गया है। नोलन गुरेर संदेश, और ये स्टेट है वेस्ट बंगाल, कैटेगरी है इसकी स्वीट फूड प्रोडक्ट है एक, नोलन गुरेर संदेश, ठीक है, नोलन गुरेर संदेश ध्यान रखना है, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट इज चपाता चिली, और चपाता चिली कहाँ का है, तेलंगाना, कैटेगरी है इसकी स्पाइसी प्रोड्यूस। तो आप देखो कैसा ये चिली है, चपाता कैसे याद रखेंगे, चपाती पे हम तेल लगाते हैं ना, चपाती पे तेल वगैरह भी लगाते हैं, तेल से क्या हो जाएगा तेलंगाना। थोवलाई फ्लावर गार्लैंड, थोवलाई फ्लावर गार्लैंड एक तरीके से आपकी ये माला की तरह है। थोवलाई फ्लावर गार्लैंड तमिलनाडु कन्याकुमारी का है। कुंभाकोनम बीटल लीफ ये भी तंजावुर तमिलनाडु का है। तो थोवलाई फ्लावर गार्लैंड, थोवलाई तमिल ध्यान रखना है। बनारस का शहनाई स्टेट उत्तर प्रदेश। फेमस प्लेयर कौन है, बिस्मिल्लाह खां है, पता है आपको। तो बनारस के शहनाई को भी रिसेंटली GI टैग दिया गया है, और ये कहाँ का है, उत्तर प्रदेश। फेमस प्लेयर कौन है इसके, बिस्मिल्लाह खां। सो अब हम पढ़ने वाले हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को। सबसे पहला है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025। तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला, मोंडो डुप्लेंटिस पोल वॉल्टर के लिए। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर साइमन बाइल्स जिमनास्ट के लिए। एंड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर लेमिन यामल फुटबॉल के लिए। आप कैसे याद रखोगे, आपको याद रखना है स्पोर्ट्स का नेम क्या है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसको मिला, जो मंडे को भी बिल्कुल प्रेजेंट था गेम खेलने के लिए। तो मंडे से आपको याद रखना है मोंडो। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, तो इनके नेम में भी क्या रहा है, मंडे, ठीक है, कैसे याद रखना है, मंडे। सो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किससे मिला, साइमन बाइल्स, जिमनास्ट से रिलेटेड है। एंड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर मोंडो डुप्लेंटिस, दोनों के नेम में मॉन आ रहा है, तो ऐसे रिलेट करके आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली अभी एक एग्जाम हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर लैमिन यामल, ये फुटबॉल से रिलेटेड है, राइट। नेक्स्ट इज यंगेस्ट प्लेयर विद फास्टेस्ट IPL सेंचुरी। तो यंगेस्ट प्लेयर कौन बन गए हैं, नेम है इनका वैभव सूर्यवंशी, 14 ईयर्स ओल्ड फ्रॉम समस्तीपुर बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IPL में रिकॉर्ड बनाया है मोस्ट 50+ स्कोर्स इन IPL हिस्ट्री, किसने, विराट कोहली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ, सऊदी अरेबिया में हुआ।
टॉप किसने किया? चाइना ने। इंडिया की रैंक है इसमें 8, जिसमें 1 गोल्ड 5 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज है। इंडिया की रैंक कितनी है? 8। अंडर 18 एथलेटिक्स 8 राइट। इंडिया गोल्ड विनर कौन है? हिमांशु झक्कार, जो जेवलिन थ्रो से बिलोंग करते हैं। तो इंडिया के गोल्ड किसने जीता है? हिमांशु झक्कार। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है राइट। T20 क्रिकेट हुआ है, फर्स्ट इंडियन जिन्होंने स्कोर किया है 13,000 रन इन T20 में। ओके, सो T20 की बात हो रही है यहाँ पे। तो किसने? विराट कोहली ने। सेकंड इंडियन टू रीच 12,000 T20 रन, रोहित शर्मा। फर्स्ट कौन बन गया? विराट कोहली। सेकंड कौन हो गया? रोहित शर्मा। ठीक है, तो T20 की बात हो रही है यहाँ पे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सबसे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इस बार यूथ का गेम्स हो रहा है। तो इस बार यूथ कहाँ पहुंचे? बिहार। कहाँ पे पहुंचे? बिहार। ठीक है, अब बिहार भी पीछे नहीं है, बिहार भी आ गया। तो होस्ट स्टेट कौन है? बिहार। और ये इसका 7th एडिशन था किसका? यूथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। मस्कट क्या है? गाजा सिम्हा, इट मीन्स एलिफेंट प्लस लॉयन। बिहार की बात करें तो बिहार की 15th पोजीशन है। मेडल टैली की बात करें, ओके ये मैंने चेक करने के लिए लिखा था। तो मेडल टैली की अगर हम बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार 4 से 15 मई को हुआ। खेल के रंग बिहार के संग, राइट। अब अगर हम मेडल टैली की बात करें तो सबसे टॉप पे कौन है? महाराष्ट्र विथ 158 टोटल मेडल। 58 कितने गोल्ड है? 58। आपको गोल्ड याद रखना है और मेनली 158 टोटल मेडल याद रखना है। सो टोटल कितने हैं यहाँ पे? 158 है। सेकंड पोजीशन पे है हरियाणा 39 गोल्ड मेडल के साथ विथ 117, राइट। थर्ड पे है राजस्थान 24 गोल्ड के साथ एंड टोटल मेडल कितने हैं? 60। तो सबसे पहले बात आती है ना कि आखिर इसे याद कैसे करेंगे? ये टॉप थी क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस आप थोड़ा सा याद रख लो, महाहरी राजा। क्या याद रखना है? महाहरी राजा। ठीक है, महाहरी राजा। महा से हो जाएगा महाराष्ट्र, हरी से हो जाएगा हरियाणा, राजा से हो जाएगा राजस्थान। सो फर्स्ट पे है महाराष्ट्र और ये महाराष्ट्र का 3rd टाइटल है। ठीक है, महाराष्ट्र का कौन सा टाइटल है? 3rd टाइटल, राइट। तो बात याद रखनी है आपको, पहले पे कौन है? महाराष्ट्र, सेकंड पे कौन है? हरियाणा, राजस्थान, थर्ड पे है। मैं इसलिए इस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी अभी एनवीएस के एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना है आपको। ओके, जब भी मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाती हूँ तो मैं देख लेती हूँ कि करंट में कहाँ से कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो बात आपको याद रखनी है उसी के बेसिस पे। नेक्स्ट इज इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 और ये इंडियन सुपर लीग किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड। ओके, किससे रिलेटेड है? फुटबॉल। विनर कौन है? मोहन बगान सुपर जाइंट। रनर अप कौन रहा? बेंगलुरु फैन क्लब। तो इंडियन सुपर लीग फुटबॉल से रिलेटेड है। फुटबॉल में कौन आ गए हैं? मोहन। कौन आगे है? मोहन। ठीक है, फुटबॉल में मोहन आगे है इंडियन सुपर लीग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मियामी ओपन 2025 टेनिस से रिलेटेड है। ये वुमेन सिंगल्स में विनर कौन है? अरियाना सेवलिंका, जो बेलारूस से बिलोंग करती है। मैन सिंगल्स में विनर कौन है? जैकूब मैनसेक, चेज रिपब्लिक से ये बिलोंग करते हैं। तो मियामी ओपन में इतना ये नहीं पूछा जाता, बट मे भी पूछ ले तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट इज IWLF, ओके तो इसे हमने देख चुके हैं शायद। इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन में और एथलीट कमीशन चेयरपर्सन बनाई गई है कौन? मीराबाई चानू, राइट। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग की बात करें, अपकमिंग कौन से स्पोर्ट्स होने वाला है? सो 2035 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होस्ट करेगा यूनाइटेड किंगडम। कौन सा गेम? 2035 का फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। ठीक है, फीफा कौन? यूके, यूनाइटेड किंगडम, राइट। अवार्ड्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं फटाफट। सो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 किसे मिला? कुमार मंगलम बिरला को। अब लता दीनानाथ मंगेशकर कैसे याद रखना है? जो लता मंगेशकर जी हैं वो मंगल गाने गाती थी, मंगल गाने, राइट। और ये चेयरमैन है आदित्य बिरला ग्रुप के। तो मंगल गाने कौन गाता था? लता मंगेशकर जी, मंगलम बिरला, राइट। तो ऐसे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज ऑफिसर डैश आर्ट्स एट डैश लेटर्स और ये फ्रांस का सिविलियन ऑनर है। किसको मिला? पायल कपाड़िया को मिला है। कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा के लिए फिल्म है ऑल बी इमेजिन एज लाइट और इन्होंने वॉन किया है ग्रैंड प्रिक्स एट क्रेंस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। अगेन ऑफिसर डैश आर्ट, क्या नेम है? ऑफिसर डैश आर्ट एट डैश लेटर्स। अब ऑब्वियसली बात है, नाम इसलिए अजीब है क्योंकि ये फ्रांस का है, फ्रांस का सिविलियन ऑनर है। किससे मिला? पायल कपाड़िया, पायल कपाड़िया। कंट्रीब्यूशन दिया इन्होंने सिनेमा के लिए और वॉन किया इन्होंने ग्रैंड प्रिक्स एट कैंस में। कैंस फेस्टिवल होता है हर ईयर, ध्यान रखना है। लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी अवार्ड मिला है डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। एंडोस्कोपी नागेश्वर रेड्डी। सो श्रीलंका का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है मित्र विभूषण। क्या नेम है? मित्र विभूषण, राइट। किससे दिया गया? नरेंद्र मोदी को, जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे इंडिया के। तो श्रीलंका के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर किसे मिला? मित्र विभूषण। किसे? नरेंद्र मोदी जी को। नेशनल मैरीटाइम वरुण अवार्ड। अब नेशनल मैरीटाइम वरुणा अवार्ड मिला है, समुद्र की बात हो रही है, ठीक है, समुद्र। अब समुद्र के पास जाना ना, वहां पे काम करना, हर कोई रेडी तो होता नहीं है। तो किसको मिला? जो राजी हो गया, राजी। तो मैरीटाइम वरुणा अवार्ड किसको मिला? जो राजी हो गया, राजी उन्नी। सो नेशनल मैरीटाइम वरुणा अवार्ड किससे मिला है? राजेश उन्नी। पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2024, पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस के लिए किसे मिला? कौन विनर रहा? पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन, पोषण ट्रैकर। अच्छा, इसने पोषण दिया, राइट। डेवलप किया इसे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। नेक्स्ट इज उगादी अवार्ड 2025 फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए किसे मिला? मायना स्वामी। उगादी की बात हो रही है तो आपको ऐसे याद रखना है, उगादी यानी कि यू गाड़ी, उगादी यू गाड़ी। अब गाड़ी की बात हो रही है तो ये कह रहे नहीं भाई मेरी तो गाड़ी नहीं है। क्या तुम्हारी गाड़ी है? नहीं मेरी नहीं है, मायना, ठीक है, मायना, मेरी तो नहीं है, मायना मेरी नहीं है। ऐसे थोड़ा सा लिंक बना के आपको याद रखना है। उगादी अवार्ड किसको मिला? हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए मायना स्वामी को, ठीक है। क्या नेम है इनका? मायना स्वामी। और भी जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है टिल अप्रैल वो मैंने आपको कराए हुए हैं, आप उसको जाके जरूर देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, राइट।
सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड। फर्स्ट इज विच कंट्री बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन नेशन टू साइन द ISA कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। ओके, तो ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था, शॉर्ट में पढ़ा था, अब इसके थोड़ा सा डिटेल हम पढ़ते हैं। तो आप देखो, फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने देखा आपके RRB जेई का जो क्वेश्चन पेपर था, आई थिंक जेई या फिर RPF SI, उसमें करंट अफेयर्स ये क्वेश्चन बना था कि रिसेंटली 2024 का था कि रिसेंटली ISA का मेंबर कौन बना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी ना किसी शिफ्ट में फिर से देखने को मिल सकता है। तो विच कंट्री बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन नेशन टू साइन द ISA कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, कौन बनाया है? मॉरिशस। ठीक है, मोर कंट्री जुड़ रही है, मोर कंट्री, मोर से मॉरिशस याद रखना है। अफ्रीकन की बात करें तो मोर कंट्री जुड़ रही है, मोर से मॉरिशस। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है कि ये, जिसमें स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव रखा गया है। किसने डेवलप किया है? ISA ने, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसमें कंट्रीज जो है वो इससे जुड़ सकती हैं। ठीक है, इसे फाउंड हुआ था, किसने फाउंड किया था? इंडियन PM नरेंद्र मोदी जी ने। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, गुरुग्राम हरियाणा में। डायरेक्टर जनरल ऑफ ISA कौन है? आशीष खन्ना। और ये फाउंड हुआ था 2015 में। एंड इस ISA फ्रेमवर्क को लॉन्च किया था PM नरेंद्र मोदी ने अंडर COP21 जब हुआ था पेरिस में। याद रखना है आपको। ठीक है, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। एटलीस्ट आपको इतना याद रखना है कि फर्स्ट अफ्रीकन नेशन कौन बना है। तो मॉरिशस से, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? गुरुग्राम का, फाउंड हुआ था 2015 में। नेक्स्ट इज इंडिया सस्पेंड इंडस वाटर ट्रीटी। सिंधु समझौता इंडिया ने सस्पेंड कर दिया। आपको पता है क्यों किया? क्योंकि टेररिस्ट अटैक हुआ था पहलगांव, जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें 28 सिविलियन को मारा गया था उनके रिलीजन पूछ के। और ब्लेम्ड ग्रुप, किसने इसको ब्लेम लिया अपना? तो द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF लिंक टू लश्कर तैयबा, जो लश्कर तैयबा से रिलेटेड है, आतंकवादी जो संगठन है, आतंकवादी जो ग्रुप है, द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF। तो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हुई थी। तो याद रखना है आपको, पहलगांव अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, इसी वजह से। नेक्स्ट इज कंट्री टू सप्लाई 26 राफेल M फाइटर जेट्स टू इंडिया। कौन सी कंट्री ने सप्लाई किया है 26 राफेल M फाइटर इंडिया को? तो किसने किया? फ्रांस ने किया। ठीक है, तो ये राफेल मेनली कहाँ से आता है? फ्रांस से ही आता है। डील वैल्यू है 63,000 करोड़ की, यूज बाय इंडियन नेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रांस ऑनर इंडियन फिल्म मेकर पायल कपाड़िया। इसे अभी हमने देख लिया, जो कैंस फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसी में मिला है। अवार्ड का नेम क्या है? ऑफिसर डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेनियल नोबोआ। और ये इंटरनेशनल न्यूज में अगर देखें तो डेनियल नोबोआ जो है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? इक्वाडोर। और ये क्यों न्यूज़ में है? बिकॉज ये रिसेंटली अभी प्रेसिडेंट की पोस्ट पे अपॉइंट हुए हैं, राइट। तो याद रखना है आपको, डेनियल नोबोआ, इक्वाडोर। कैसे याद रखोगे ना? डेनियल से दानी, जो भी लोग दानी होते हैं ना, तो वो किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, उनके लिए हर कोई इक्वल होता है, राइट। सो ऐसे आपको ध्यान रखना है, इक्वल से इक्वाडोर। ब्रीस ओलिग्यू न्यूगेमा, और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? गैबॉन। ये कौन सी पोस्ट पे अपॉइंट हुए हैं? एज अ प्रेसिडेंट, राइट। सो ब्राइस ओलिग्यू न्यूगेमा ये एज अ प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं कौन सी कंट्री के? गैबॉन, राइट। ओके, सो नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं बांग्लादेश में क्या हुआ आखिर इंपॉर्टेंट। तो आप देखिए, बांग्लादेश ने साइन किया है आर्टिमिस अकॉर्ड्स को, और ये करने वाले ये 54th नेशन बन चुका है। अब बात आती है कि अच्छा ये आर्टिमिस अकॉर्ड आखिर है क्या। तो देखिए, आर्टिमिस अकॉर्ड का मतलब ये हो गया कि जो भी कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं स्पेस में जाने के लिए, ठीक है, उनके कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, तो कौन उसको सही से फॉलो करेगा, कुछ ट्रीटीज वगैरह होती हैं, तो उसी में शामिल हो चुका है अब कौन? बांग्लादेश, राइट। तो ये बात याद रखनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आर्टिमिस का मतलब ही क्या हुआ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये एक तरीके का आप कह सकते हैं कि मेमोरेंडम है या समझौता है, जिसमें अगर कोई भी स्पेस में जा रहा है तो उसकी जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनका कैसे यूज़ करना है और कैसे उनको सुरक्षित भी रखना है, ठीक है, कैसे वो और ज़्यादा टाइम तक उनको कंजर्व कर रखना है। तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, इसके लिए ट्रीटी वगैरह साइन होती है। तो आर्टिमिस अकॉर्ड्स में कौन जुड़ चुका है? बांग्लादेश जुड़ चुका है, जो 54th नेशन बना है ये करने वाला। तो याद रखना है आपको, बांग्लादेश, ठीक है, 54 बांग्लादेश। नेक्स्ट इज इंडिया अपॉइंटेड टू UNISAR 2025-2027। अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ISAR का मतलब क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, राइट। तो इंडिया को अपॉइंट किया गया है टू यूनाइटेड नेशन ISAR, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। ऑर्गेनाइजेशन किससे जुड़ा हुआ है? UNCTAD से। फोकस क्या रहेगा इसका? कि फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंडिया करेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनेस्को रिपोर्ट टाइटल। तो यूनेस्को ने एक रिपोर्ट दी है जिसका टाइटल है एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल, ठीक है। टाइटल क्या है? एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल। ये एक समिट है, किसने होस्ट किया था? फ्रांस ने। इसी के अकॉर्डिंग, इसी के बेसिस पे यूनेस्को ने एक रिपोर्ट दी है जिसका टाइटल रखा एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल। हाइलाइट्स की बात करें तो PM पोषण ने फीड किया है 118 मिलियन इंडियन चिल्ड्रन को डेली। PM पोषण के थ्रू इसमें जो रिपोर्ट निकल के आई, 118 मिलियन इंडियन चिल्ड्रन डेली बेसिस पे PM पोषण के थ्रू फीड किया जाता है। ओके, रियल में क्या होता है ग्राउंड लेवल पे वो तो आपको भी बहुत अच्छे से पता है, बट डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे 118 मिलियन इंडियन चिल्ड्रन को डेली
पीएम पोषण फीड्स के थ्रू फीड किया जाता है। तो ये है यूनेस्को की रिपोर्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो अप्रैल में हुई है। सबसे पहले डस्ट लेक, ये 2024 राइट एक्सरसाइज होती है बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, हर साल ही होती है। तो कंट्रीज जो इन्वॉल्व होते हैं इसमें इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। एडिशन इस बार का 6 लोकेशन है ऑन द पुणे, टाइप है ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की। अब अगर बात करें कैसे याद रखेंगे, उज्बेकिस्तान से आपको उठाना है बेक। जब भी हम कुछ बनाते हैं किचन में या बेक करते हैं ना तो डस्ट वगैरह भी उड़ती है, डस्ट उड़ती है, डस्ट से डस्ट लिक याद रखना है। डस्ट लिक तो इंडिया की एक्सरसाइज किसके साथ है, बेक करने पर डस्ट भी उड़ती है ना, थोड़ा गंदगी भी फैल जाती है, फिर उसको हम क्लीन करते हैं। तो डस्ट से आपको ध्यान रखना है, डस्ट लिक एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, राइट। नेक्स्ट इज टाइगर ट्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ईजी है, यूएसए के साथ होता है, इंडियन यूएसए के साथ। ये एक बायलेटरल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है, इस बार इसका 4th एडिशन है। लोकेशन है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। और अभी मैंने देखा और कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में कि ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है हुई कहाँ पे है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है लोकेशन, और बिल्कुल करंट वाला। तो 2025 में विशाखापट्टनम में हुई, ट्रिम्फ विशाखापट्टनम, ठीक है, ट्रिम्फ विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं जो यूएस इंडिया के बीच में होती है, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, राइट। तो ये ध्यान रखना है, ट्रिम्फ कहाँ पे हुआ, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट इज डेजर्ट फ्लैग 10, राइट। और इस बार ये यानी कि 10th एडिशन है। होस्ट कंट्री है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। लोकेशन है एआई दाफरा एयरबेस। इंडिया का पार्टिसिपेशन हुआ है इसमें मिग 29 को लेके एंड जैगुआर एयरक्राफ्ट को लेके। टाइप है ये मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज, ओके, एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज होती है ये मल्टीनेशनल। तो ध्यान रखना है आपको। डेजर्ट फ्लैग किसने होस्ट किया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई ने। एनवायरमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को हम देखें तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये सेकंड होम बना है चीता का इंडिया में, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये इंडिया का सेकंड होम बना है चीतास का इन इंडिया में। लोकेशन कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। क्यों न्यूज़ में, क्योंकि अफ्रीकन चीता जो है इन्हें रीलोकेट किया गया है फ्रॉम कूनो नेशनल पार्क से यहाँ पर। तो प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो वर्ल्ड का फर्स्ट चीता रेवलेशन प्रोजेक्ट जिसे अप्रूव किया गया चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी अंडर NTCA। तो आपको ध्यान रखना है कूनो नेशनल पार्क में हमें चीता देखने को मिलते हैं। तो सेकंड होम फॉर चीता कहाँ बना है, गांधी सागर सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीलगिरी तहर सेंसस 2025। तो नीलगिरी तहर के लिए सेंसस हुआ है। स्टेट इसमें इन्वॉल्व है केरला एंड तमिलनाडु। स्टेटस क्या है इनका, इंडेंजर्ड है। जो नीलगिरी में पाए जाते हैं ना तहर, ये इंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं। हैबिटेट इनका वेस्टर्न घाट। लार्जेस्ट पॉपुलेशन इराविकुलम नेशनल पार्क जो केरला में है, राइट। तो केरला एंड तमिलनाडु स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व है नीलगिरी तहर के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो नीलगिरी तहर, राइट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये पिक्चर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य, अच्छा ओके, तो ये पिक्चर ऊपर लग गई है। अभी हमने इसको स्टार्टिंग में भी देखा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य जो है, जो न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया है, किनके नेम पे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेम पे। क्योंकि अंबेडकर जी जो मेन है वो MP से बिलोंग करते थे। तो आपको याद रखना है उनके घर के सागर, उनके घर के नेम पे ही नेम रखा गया है। तो घर सागर डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश, एरिया 258 स्क्वायर किलोमीटर का, राइट। सो मध्य प्रदेश डिक्लेयर किया है इसने अपना न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम्ड आफ्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन रेलवे सोलर इंस्टॉलेशन। तो इंडियन रेलवे सोलर इंस्टॉल कर रहा है, तो इसकी जिसकी कैपेसिटी है 209 मेगावाट, इंस्टॉल किया है 2249 स्टेशन पे एंड बिल्डिंग्स में। टॉप पे रहा सोलर इंस्टॉलेशन में राजस्थान, सेकंड पे रहा महाराष्ट्र, RM राजस्थान एंड महाराष्ट्र। DPS फ्लैमिंगो लेक। सो DPS फ्लैमिंगो लेक डेजिग्नेशन है इसका कि एक तरीके का कंजर्वेशन रिजर्व है। लोकेशन है इसका महाराष्ट्र में, रिसेंटली ये न्यूज़ में था इसलिए आपको इतना ध्यान रखना है। DPS फ्लैमिंगो लेक एक कंजर्वेशन रिजर्व है, लोकेशन है इसका महाराष्ट्र। अब यहाँ पे कोई ट्रिक व्रिक नहीं है कि आप सोचो मैं आपको ट्रिक नहीं बता रही, जिसमें आप क्या ट्रिक समझोगे, इसमें आपको बस समझना है और ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल टनल अपॉन कंप्लीशन, ठीक है। तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसका नेम है जनासू टनल, टनल नंबर 8, जिसकी लेंथ है 14.57 किलोमीटर। लोकेशन इसका देवप्रयाग उत्तराखंड। तो इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल टनल कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ध्यान रखना है आपको 14.57 किलोमीटर देवप्रयाग उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया का फर्स्ट ऑफिशियल विजिट गार्ड ऑफ ऑनर, ऑफिशियल विजिट गार्ड ऑफ ऑनर जिसके रेसिपेंट है JD वांस जो वाइस प्रेसिडेंट है USA के। तो इंडिया का फर्स्ट ऑफिशियल विजिट हुआ एज अ गार्ड ऑफ ऑनर। रेसिपेंट कौन रहे, JD वांस जो वाइस प्रेसिडेंट है USA के। नेक्स्ट इज फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर फॉर चैनल फ्रांच लग्जरी ब्रांड। ओके, तो अभी हमने इसे देख लिया, किससे बनाया गया था, अनन्या पांडे को। फर्स्ट इंडियन टू स्कोर 13,000 रन इन T20 क्रिकेट, कौन बना, तो विराट कोहली बने, ठीक है। कौन बने, विराट कोहली, याद रखना है। नेक्स्ट इज फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर फॉर ड्रीम टेक्नोलॉजी। ड्रीम टेक्नोलॉजी के लिए फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर इंडियन किसे अपॉइंट किया गया, कृति सैनन। नेक्स्ट इज फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंप्लीमेंट शेड्यूल कास्ट सब क्लासिफिकेशन, जिसने इंप्लीमेंट किया शेड्यूल कास्ट को भी, सब क्लासिफिकेशन के शेड्यूल कास्ट को भी और ज़्यादा डिवाइड किया, तो तेलंगाना बन चुका है। नोट, डिवाइडेड 59 सब कास्ट इंटू 3 ग्रुप, 59 सब कास्ट को 3 ग्रुप्स में डिवाइड भी किया गया। तो फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंप्लीमेंट शेड्यूल कास्ट सब क्लासिफिकेशन कौन बन जाएगा, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट स्टेट टू टॉप पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, जिसने टॉप किया तो गुजरात, इसे हम पढ़ चुके हैं इंडेक्स में 2022-23। नेक्स्ट इज मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। तो मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल जो है
ये इंडिया का लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल है, फ्लैग्ड ऑफ बाय सर्वनंदा सोनोवाल। क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट मर्चेंट वेसल। अब इंडिया का फर्स्ट मर्चेंट वेसल जो है, इस शिप का नेम क्या है? एसएस लॉयल्टी। ओकेजन इसका नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को इसे लॉन्च किया गया। तो इंडिया का फर्स्ट मर्चेंट वेसल, याद रखना है आपको, एसएस लॉयल्टी। अब मर्चेंट नेवी में जो लोग जाते हैं ना, जो स्टूडेंट्स वगैरह जाते हैं मर्चेंट नेवी के लिए, तो वहाँ पर आपको बहुत लॉयल रहना पड़ता है क्योंकि आप शिप पे रहते हो पूरे टाइम। ऐसे आपको थोड़ा सा लिंक बना के याद रखना है। तो एसएस लॉयल्टी के नेम से इसे रखा गया, नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल, उस दिन इसे इंट्रोड्यूस किया गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं बुक से रिलेटेड, रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन। तो रामानुजन एक बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन थे। तो इनका बुक जो है, इसके ऑथर कौन है? अरुण सिंघल एंड देवेंद्र कुमार शर्मा। कैसे याद रखेंगे? तो आप देखिए रामानुजन की बात हो रही है, और रामानुजन कैसे थे? एक सिंगल ही थे ना, सिंगल इंसान थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो सिंगल से ही आपको याद रखना है, सिंघल एंड देवेंद्र कुमार शर्मा। नेक्स्ट इज केयरलेस पीपल, अ कॉशनरी टेल ऑफ पावर, ग्रेट एंड ग्रेट आइडियलिज्म, राइट। तो केयरलेस पीपल, अ कॉशनरी टेल ऑफ पावर, ग्रीड एंड लॉस्ट आइडियलिज्म। यहाँ पर केयरलेस पीपल की बात हो रही है। तो आप देखो जो केयरलेस पीपल होते हैं ना, उनको कोई सराहता नहीं है। सराहना मतलब जैसे हम किसी की तारीफ कर रहे हैं तो सराहते नहीं, सराहते से हमें इनके ऑथर का नेम याद रखना है, सराफ विन विलियम्स, सराफ विन विलियम्स, राइट। नेक्स्ट इज द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। इसके ऑथर कौन है? संजीव चोपड़ा। तो ग्रेट कॉन्सिलिएटर मतलब क्या होता है कि एक तरीके से मीडिएटर, ऐसा मीडिएटर जो दो ग्रुप या फिर दो डिस्प्यूटिंग पीपल जो है उनके बीच का मीडिएटर की तरह वर्क करे। तो सो लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, इसके ऑथर कौन है? संजीव चोपड़ा। तो जो मीडिएटर है, ऐसे आपको ध्यान रखना है, जो मीडिएटर है वो किसका काम करेगा? कुछ बातें अच्छी बताएगा, कुछ बातें बुरी बताएगा। ऐसे ही तो होता है मीडिएटर, मतलब दोनों में समझौता बना के रखता है। तो चॉप कर देगा वो कुछ बातें, चॉप, चॉप से याद रखना है, चोपड़ा। नेक्स्ट इज संस्कृति का 5वां अध्याय। कंटेंट है इसमें, कॉम्पिलेशन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीचेस ऑन कल्चर से रिलेटेड। रिलीज किया है इसको संवित ऑडिटोरियम IGNCA न्यू दिल्ली में। तो संस्कृति का 5वां अध्याय ये किससे रिलेटेड है, इतना आपको बस ध्यान रखना है। कंप्लीशन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीचेस ऑन कल्चर। अब हम देखने वाले हैं जो रिसेंटली 5 दफे हो चुके हैं। तो पोप फ्रांसिस जो है, जो जिनकी पोस्ट थी 266 लीडर ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च की, और इनकी एज थी 88। के कस्तूरी रंगन, बहुत इजी है, ये प्रोफेशन इनका क्या था? ये फॉर्मर इसरो के चेयरमैन भी थे, के कस्तूरी रंगन। और भी कई जगह इनका बहुत बड़ा रोल है। अवार्ड्स जो है, पद्म विभूषण मिला ने 2000 में, पास हुए ये एट द एज ऑफ 84, के कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट इज दरीपल्ली रमैया, और इनका प्रोफेशन है एनवायरमेंट। तो दरीपल्ली, ठीक है, तो हमें डरना चाहिए एनवायरमेंट को बेकार करने से, नहीं तो आप देख रहे हो कितना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है एनवायरमेंट से, तो डरना चाहिए एनवायरमेंट से। तो एनवायरमेंटलिस्ट है ये। पद्मश्री मिला था 2017 में। MGS नारायणा, ये प्रोफेशन इनका क्या है? ये री ओन्ड हिस्टोरियन है फ्रॉम केरला, MG नारायणन फ्रॉम केरला। सांजी एंड करुण, ये इनका प्रोफेशन है लिजेंडरी मलयालम फिल्म मेकर, ये मलयालम फिल्म मेकर है सांजी एंड करुण। तो अगर आप मलयालम फिल्म देखते हैं तो उसमें करुणा वगैरह बहुत दिखाया जाता है, ठीक है, सिंपैथी आ रही है देख के, करुणा वगैरह। मलयालम फिल्म में स्टोरी काफ़ी अच्छी होती है साउथ की मूवीज़ में, ऐसे थोड़ा लिंक बना के। मलयालम फिल्म मेकर हैं ये सांजी एंड करुण, इनका प्रोफेशन याद रखना है। कुमुदिनी लाखिया जो है, इनका डांस फॉर्म है कथक, और इनको अवार्ड मिल चुका है पद्मश्री 1987 में, पद्म विभूषण 2010 में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, कुमुदिनी लाखिया, राइट, कुमुदिनी लाखिया। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि कथक जो परफॉर्मर्स है ना, तो वो फीस बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, फीस चार्ज करते हैं लाख रुपीज़। फीस चार्ज कितना है इनका? लाख रुपीज़। बस आपको याद करने के लिए ऐसे रिलेट करना है, अदरवाइज नहीं लेना। लाख रुपीज़ ये चार्ज करते हैं, फीस चार्ज कितना करते हैं? लाख रुपीज़। तो लाखिया कथक डांसर। राम सहाय पांडे जो है, इनका जो डांस फॉर्म है राय फोक डांस से बिलोंग करते हैं, और ये कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश। अवार्ड इनको मिल चुका है पद्मश्री। PM प्रेसिडेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है फटाफट से देखते हैं। तो आप देखिए GD वांस जो है कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? यूनाइटेड स्टेट, और रिसेंटली पोजीशन मिली है इनको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है GD वांस, ठीक है। वांस और वाइस प्रेसिडेंट, वांस वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन कहाँ का? USA का। कहाँ का? USA का, राइट। इन्होंने रिसीव किया है गार्ड ऑफ ऑनर ड्यूरिंग ऑफिशियल इंडिया विजिट। अभी हमने पढ़ा था ऑफिशियल इंडिया विजिट में इनको गार्ड ऑफ ऑनर भी मिला है, तो इनका नेम भी याद रखना है क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट 2025, क्यों ये न्यूज़ में रहा? क्योंकि इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। वेन्यू कहाँ पर? न्यू दिल्ली। ऑर्गेनाइजर्स जो थे वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है NGT। और ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी कौन सा एग्जाम हुआ था? टेक्नीशियन में मैंने इस टाइप का क्वेश्चन देखा है, तो याद रखना है आपको। एक आपका समिट दे दिया, किसने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें आंसर था NGT। तो याद रखना है आपको, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ एनवायरमेंट 2025 पे, क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनको इनॉग्रेट किया। कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। ऑर्गेनाइजर कौन था? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT। एनवायरमेंट से रिलेटेड है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राइट। ऑपरेशन रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखना है। ऑपरेशन ब्रह्मा जो एक इमरजेंसी रिलीफ मिशन है, जहाँ पर कहाँ पर? जहाँ पर अर्थक्वेक आया। कहाँ पे आया? म्यांमार में आया। टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड फॉर अर्थक्वेक, कहाँ पे हिट हुआ? म्यांमार में। तो ब्रह्मा जी
अर्थक्वेक को मारेंगे, ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना है। ब्रह्मा जी अर्थक्वेक को मार भगाएंगे। मार से आपको याद रखना है म्यांमार, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर तो सबको ही पता है क्या था, फटाफट से देख लेते हो। तो आप देखिए, हिटिंग टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में फ्रॉम वेयर टेररिस्ट अटैक्स अगेंस्ट इंडिया हैव बीन प्लान्ड एंड डायरेक्टेड। इट मीन्स कि ऑपरेशन सिंदूर किस लिए लॉन्च हुआ था, आपको पता है पहलगाम में अटैक हुआ जम्मू एंड कश्मीर में, उसी के रिस्पॉन्स में इंडिया ने पाकिस्तान और पाकिस्तान का जो टेररिस्ट बेस्ड एरिया था वहां पर टेररिस्ट पे अटैक किया। टोटल 9 साइट्स को टारगेट किया था इंडिया ने। 22 अप्रैल को पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप जो है द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF, इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है, परपरेटेड और डिवास्टेटिंग अटैक किया इन्होंने पहलगांव इंडिया में, जम्मू एंड कश्मीर में। रीजन पूछ के भरा गया। इन रिस्पॉन्स ऑन द नाइट ऑफ 7 to 8 मई 2025 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसने एग्जीक्यूट किया ऑपरेशन सिंदूर 7 से 8 मई 2025। 2 दिन में ही बहुत कुछ हो गया, और जो इंडिया की बॉर्डर स्टेट्स हैं काफ़ी अफेक्टेड भी हैं, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर वैसे भी अभी आपको रिसेंटली ही ये सब कुछ हुआ है तो आपको पता ही होगा, और बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है। तो ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने लॉन्च किया था अगेंस्ट टेररिस्ट अटैक, ठीक है, टुवर्ड्स पाकिस्तान। नेक्स्ट इज मिसलेनियस क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं। तो विंजनम इंटरनेशनल सी पोर्ट जो है रिसेंटली इनोग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जिसकी कॉस्ट है 8800, राइट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि विंजनम एयरपोर्ट इंटरनेशनल सी पोर्ट रिसेंटली इनोग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, विंजनम इंटरनेशनल सी पोर्ट। नेक्स्ट इज विच स्टेट अनाउंस द रीनेमिंग ऑफ कुल्दाबाद टू रतनपुर, महाराष्ट्र। कुल्दाबाद को क्या करने वाले हैं, रतनपुर, राइट, महाराष्ट्र। कुल्दाबाद रतनपुर। न्यू ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस जिसका नेम है शहकर लाइक ओला एंड उबर, किसने अनाउंस किया है, यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने। तो यूनियन मिनिस्टर कौन है, अमित शाह ने। इन्होंने एक न्यू ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस शहकर, राइट, तो ध्यान रखना है शहकर किसने लॉन्च किया, अमित शाह ने। द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, अभी ये रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, इससे फटाफट से आप देखते हो। देखिए, इसे इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में 8 अगस्त 2024 को। इंट्रोड्यूस बाय माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, किरण रिजिजू। पास बाय पार्लियामेंट अप्रैल 2025 आफ्टर प्रेसिडेंट एसेंट बिकम एन एक्ट। अगर प्रेसिडेंट ने इसमें सहमति दे दी तो ये क्या बन जाएगा, एक एक्ट बन जाएगा। वक्फ जो है आखिर है क्या, तो ये रिफर करता है प्रॉपर्टी डेडिकेटेड टू रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेज इन इस्लाम। तो इस्लाम में वक्फ किसको डिनोट करता है कि जो भी हम चैरिटी के रूप में, रिलीजन के रूप में, जो भी हम प्रॉपर्टी को हम कह सकते हैं डेडिकेट करते हैं रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है, उसे हम एक तरीके से वक्फ कहा जाता है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है 2025 के अकॉर्डिंग, इसका जो मेन पर्पस है कि इंप्रूव करेंगे ये मैनेजमेंट को, रेगुलेट करेंगे वक्फ प्रॉपर्टी को टू सेटल रिलेटेड डिस्प्यूट्स। देयर आर 8.72 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज जो है जो कवर करनी है 38 लाख एकड़ एरिया। अब की प्रोविजन क्या है कि सेक्शन 40 के थ्रू जो ओरिजिनल वक्फ एक्ट 1995 है उसको रिमूव कर दिया गया, और ये देता है वक्फ बोर्ड की अथॉरिटी को कि ये डिसाइड कर पाएंगे कि वेदर अ प्रॉपर्टी इज अ वक्फ प्रॉपर्टी और नॉट, राइट। तो इसको रिमूव कर दिया गया और वक्फ बोर्ड को ये डिसाइड करने की अथॉरिटी दी है कि आप डिसाइड करेंगे कि क्या ये जो प्रॉपर्टी है ये वक्फ प्रॉपर्टी है भी या नहीं। दूसरा जो है टेक्नोलॉजी एंड सेंट्रल पोर्टल के अकॉर्डिंग ये सेटअप किया जाएगा, एंड मोटावल्स इट मीन्स केयर टेकर जो है वक्फ के, वो रजिस्टर करेंगे प्रॉपर्टी डिटेल्स को इस पोर्टल पर। वक्फ बोर्ड की बात करें तो ये इंक्लूड करता है 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स को, एंड अमंग मुस्लिम मेंबर्स में भी, जिसमें एटलीस्ट 2 वुमेन्स होंगी। तो क्या है वक्फ बोर्ड में कितने लोग होंगे, 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स और अमंग मुस्लिम मेंबर्स में हो सकते हैं, ठीक है, 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी हो सकते हैं मुस्लिम मेंबर्स में, और एटलीस्ट 2 वुमेन भी इसमें इंक्लूड होंगी। तो आपको पता है बहुत इसका भी शोर हो रहा था वक्फ बोर्ड का, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। सो अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दिया है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। एंड अगर टाइम रहता तो मैं आपको इसमें MCQ क्वेश्चन भी कराती, बट यही सारे क्वेश्चन के MCQ भी बनेंगे, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है। आई होप ये आपको पसंद आया होगा, और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा वर्कलोड है मेरे खुद पर भी, तो बहुत मुश्किल से वीडियो बन पाई है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। तो आप अपना वैल्यूबल कमेंट जरूर दें कि मैं नेक्स्ट मोटिवेट होकर वीडियो में अपलोड कर पाऊँ। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।